अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर शायद मैं अकेली नहीं हूं। 2 दिन पहले यही आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। नायरा 27 साल की मुंबई की पॉडकास्ट होस्ट। उसका शो था स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट। इंडिया भर की लोक कथाएं, भूत प्रेत, माइथो हॉरर। जब उसे बंगाल की एक पुरानी कथा के बारे में मेल आया, शाक चुन्नी, शादीशुदा औरत की आत्मा, तो वो तुरंत निकल पड़ी। ट्रेन से उतरकर वो टैक्सी से एक छोटे से गांव पहुंची, शोड़ारपुर। शाम का धुंधल का और दूर से ढोलक की धीमी आवाज। गांव के स्कूल की टीचर इंद्राणी दी उसे लेने आई। सिंपल टांटा साड़ी, आंखों में थकान, पर मुस्कान बहुत सच्ची। आश्चो नायरा, तुम ही हो पॉडकास्ट वाली? हाँ दीदी, डरावनी कहानियां सुनने आई हूँ। इंद्राणी दी ने 1 सेकंड उसे गौर से देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, डरावनी कहानियां सुनना और उन्हें जीना दोनों अलग होते हैं। नायरा ने इसे बस लोकल ड्रामा समझकर हंसी में टाल दिया। रात तक नायरा का सामान इंद्राणी दी के घर पहुंचा दिया गया। पुराना पक्का घर, दीवारों पर काली सफेद फोटो फ्रेम। खाना खाते खाते इंद्राणी दी ने पूछा, तुमको शाकचुन्नी के बारे में क्या पता है? नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। बस इतना कि वो शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हाथ में शाखा पोला, सही? इंद्राणी दी की आंखें एक पल को चमक उठी। शोही पर अधूरा। शाकचुन्नी सिर्फ मरी हुई औरत नहीं, अधूरी शादी की परछाई है, जिसका सुहाग छीन लिया गया हो या जला दिया गया हो। उन्होंने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो जो दिख रहा है ना, वो है पोटोला तालाब। कहते हैं वहाँ आज भी रात को लाल बॉर्डर वाली साड़ी पानी पर उतरती है। वो कौन थी? उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल सुहागन की तरह सजी रहती थी। हर सुबह शाखा पोला पहनकर नदी में पानी भरने जाती। गांव के सब लोग कहते, भाग्यवान है, अच्छा घर मिला है। पर उसके घर के भीतर उसका पति चंदन उसे हर रात मारता पीटता था। दहेज, शौक, शराब, सब कुछ मिला के नर्क बना रखा था। एक दिन तीज से 1 रात पहले कल्याणी ने चुपचाप खा पी कर व्रत रखा, ये सोचकर शायद मेरे तप से मेरा पति बदल जाए। रात को चंदन फिर नशे में लौटा। उसने चिल्ला कर पूछा, किसके लिए सज धज के घूमती है तू? किससे नजर मिलाती है? लड़ाई बढ़ती गई। वो उसे घसीटता हुआ गांव के पीछे पाटोला तालाब तक ले गया। किसी ने देखा, किसी ने नहीं। बस इतना पता है कि उस रात तालाब के पानी में सिर्फ एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी तैरती मिली और चंदन अगले ही दिन शहर भाग गया। 3 दिन तक कोई कल्याणी की लाश नहीं मिली। चौथी रात एक जवान बहू की चीख सुनाई दी। उसने कहा उसे तालाब के किनारे एक औरत दिखी, भीगी लाल बॉर्डर वाली साड़ी, बाल गीले और हाथों में चमकती शाखा पोला। उस दिन से गांव ने उसे नाम दिया शाकचुन्नी। वो क्या करती है? कहते हैं वो सुहागिन औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है। शंखा पोला पहनाकर उन्हें पानी की तरफ खींचती है ताकि वो खुद उनकी जगह जी सके। लाल बॉर्डर वाली साड़ी, पानी और भूत, परफेक्ट कंटेंट है मेरे शो के लिए। इंद्राणी दी ने पहली बार थोड़ा सख्ती से कहा, सुनो, रात में अकेले उस तालाब के पास मत जाना, खासकर अगर तुम कभी शादीशुदा रही हो। मैं सिंगल हूँ दी, नो वरीज। झूठ बोलते हुए उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए झपकी थी। उसका दिमाग झटके से उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चला गया, जहां 2 साल पहले उसने और आर्यन ने चुपचाप कोर्ट मैरिज की थी, और फिर 1 साल बाद बिना किसी को बताए तलाक। ना कोई मंगलसूत्र, ना कोई शंखा पोला। उसे लगा शादीशुदा वाली कैटेगरी में तो नहीं ही आती अब मैं।
इंद्राणी दी ने उसकी आंखों का वो पल भर का बदलाव देख लिया था, पर कुछ नहीं बोली। उस रात लगभग 11 बजे के आसपास नायरा चुपचाप निकल पड़ी। रिकॉर्डर, कैमरा, टॉर्च सब तैयार। तालाब तक जाने वाली पगडंडी पर अंधेरा। पेड़ों के बीच से जुगनू की हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। दूर से मेंढकों की टर टर की आवाज और साथ ही पानी की धीमी आवाज। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। Day 1, 11 PM। मैं अभी पाटोला तालाब के पास हूँ। लोकल लोग कहते हैं यहाँ एक शाकचुन्नी रहती है जो लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर सुहागिन औरतों को पकड़ती है। वो अपने नरेशन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर आ गई। तालाब एकदम शांत था। अचानक पानी की सतह पर कुछ हल्का सा हिला। नायरा ने टॉर्च की रोशनी फोकस की। कुछ सेकंड के लिए उसे साफ लगा कि पानी के ऊपर लाल किनारे का कोई कपड़ा तैर रहा है। उसने टॉर्च और पास लाई। कपड़ा गायब। मे बी मेरी आंखें मुझे प्रैंक कर रही है। उसी समय पीछे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, साड़ी के घिसटने जैसी। इंद्राणी दी। पीछे सिर्फ अंधेरा था, पेड़, छाया और हवा। वो वापस कैमरे की तरफ मुड़ी। लेंस में उसे अपने कंधे के पीछे एक पल के लिए लंबे गीले बालों का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा। वो झटका खाकर पलटी। फिर वही, कुछ नहीं। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। इनफ फुटेज फॉर टुनाइट, उसने खुद से कहा और जल्दी जल्दी लौट आई। कमरे में लौटकर उसने बैग खोला SD कार्ड निकालने के लिए। जैसे ही उसने फ्रंट पॉकेट की चैन खोली, सफेद टाइल पर 2 चीजें लुढ़क कर रुकी। एक सफेद शंखा और एक लाल पोला। शंखा पोला की चूड़ियां। वो कुछ सेकंड घूरती रही। ये मेरे बैग में कैसे आए? उसने उन्हें हाथ में उठाया। चूड़ियां हल्की सी ठंडी थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इंद्राणी दी ने अंदर झांक कर देखा और तुरंत उसकी हथेलियों पर नजर गई। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने तालाब से लौटकर अभी बैग खोला, खुद ही थे पॉकेट में। आपके हैं क्या? इंद्राणी दी ने बिना जवाब दिए तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथों से चूड़ियां छीन ली, कपड़े में लपेटी और दीवार पर रखे हुए छोटे से देवघर के पास रख दी। तुमने कहा था तुम सिंगल हो। मैं थी शादीशुदा, अब नहीं हूँ, पर ये सब इरेलेवेंट है ना? इंद्राणी दी की आंखों में अजीब सा गुस्सा और डर मिला हुआ था। शाकचुन्नी के लिए इरेलेवेंट नहीं है। उसके लिए तुम अभी भी कभी की हुई सुहागिन हो। तुमने वादा तोड़ा है नायरा, अपने बारे में और उससे भी। उससे कौन? जो पानी में रहती है और जिसकी चूड़ियां अब तुम्हारे हाथों में थी। रात उस कमरे में अचानक बहुत भारी लगने लगी। उस रात नायरा को नींद बहुत देर से आई और जब आई तो सीधे तालाब के किनारे वो सपने में खुद को देख रही थी, लेकिन साड़ी में, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर, बाल तेल लगे हुए, पीछे की चोटी, मांग में सिंदूर। वो पानी में खुद का चेहरा देखती है, पर चेहरा उसका नहीं, किसी औरत का, कल्याणी जैसा। पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। किसके लिए सज धज के घूमती है तू? मैंने कुछ नहीं किया, वो मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए। चंदन उसे बालों से पकड़कर घसीटता है। उसकी चूड़ी टूटती है, पानी की सतह काली दिखने लगती है। अचानक सपने का एंगल बदल जाता है। अब वो ऊपर से देख रही है। वो देखती है कि एक लाल सफेद साड़ी वाला शरीर पानी में धकेला जा रहा है। हाथ ऊपर की तरफ उठे हैं, उंगलियों में शंखा पोला चमक रहे हैं। जैसे ही शरीर में पानी समाता है, तालाब की गहराइयों में एक और चेहरा खुलता है, पीला, सूजा हुआ, पर आंखों में सिर्फ एक शब्द, धोखा।
तू भी धोखा देगी? एक आवाज सीधे नायरा के कान के पास आती है। तू भी कहेगी मैं सिंगल हूँ, जबकि तेरी मांग में कभी सिंदूर पड़ा था, जब तूने कभी फेरे नहीं लिए पर कानून के कागज पर पत्नी लिखवाया था। नायरा नींद से झटके से उठ बैठती है, गला सूखा हुआ, माथे पर पसीना। कमरे के कोने में उसे लगा जैसे किसी की सिलुएट खड़ी है, लंबे बाल, थका हुआ सिर। उसने टेबल लैंप ऑन किया, कोना खाली था। दीवार पर घड़ी ने 3 बार टन टन किया। रात के 3 बजे। अगले दिन इंद्राणी उसे मंदिर ले गई। पुजारी हराधन पंडित। पंडित जी, ये शौहर से आई है, कहानियां रिकॉर्ड करने, शाकचुन्नी के बारे में सुनने। कल रात पोटोला तालाब के पास भी गई थी। रात में? कंटेंट के लिए जाना पड़ा, पर मैं सेफ हूँ। शंखा पोला दिखे तुम्हें? हाँ, मेरे बैग में। पंडित ने तुरंत मंत्र बड़बड़ाए और छोटा सा लाल धागा उसके हाथ पर बांध दिया। ये रखो, रात को बार बार आवाज आए तो जवाब मत देना। नाम लेकर कोई बुलाए तो भी मत जाना। शाकचुन्नी नाम लेकर बुलाती है, समझी? ये सब सुनकर नायरा को एक अजीब सी मिक्स फीलिंग आई, आधा डर, आधा क्यूरियोसिटी। दूसरी रात नायरा ने तय किया कि वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसने इस बार बस ऑडियो माइक ऑन कर दिया। लगभग 1 बजे के आसपास खिड़की के बाहर से कांच पर हल्की टकटक की आवाज आई। उसने सोचा शायद डाल से टकरा रहा होगा कुछ। फिर वो आवाज साफ हुई, जैसे कोई नाखून से कांच पर लाइनें खींच रहा हो। धीरे धीरे एक और आवाज उभरी, नायरा, नायरा, दरवाजा खोलो। आवाज में अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई बहुत अपना हो। मैं इंद्राणी दी। पर उसी क्षण उसे याद आया, इंद्राणी दी ने सोने से पहले उसे कहा था, आज मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं, नीचे आंगन में सोऊंगी, क्योंकि मेरी माँ आई है। तो ऊपर वाले फ्लोर पर कोई नहीं होना चाहिए था। दरवाजा खोलो ना, 1 मिनट ही तो बात करनी है। अब आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा तू सिंगल है, तेरी मांग में भी कभी सिंदूर था। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बहुत धीमे से पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर बहुत पास से, जैसे दरवाजे की दरार पर होठ लगाकर, और मुझे तेरी जगह चाहिए। दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। उसी समय सीढ़ियों की तरफ से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा एकदम शांत हो गया। नायरा, नायरा, दरवाजा खोलो। ये आवाज इस बार असली इंद्राणी दिखी थी। नायरा ने दरवाजा खोलकर राहत की सांस ली। इंद्राणी दी का चेहरा घबराया हुआ था। तुमने दरवाजा नहीं खोला ना? ना, नहीं। अच्छा किया, वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाती है। पहले वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी। आपके साथ? कल सुबह मैं शॉप बता दूंगी। आज बस जागती रहना, सोना मत। सुबह चाय के साथ इंद्राणी दी ने एक भारी सी बात शुरू की। तुम सोचती हो मैं बस स्कूल टीचर हूँ। मैं भी कभी किसी की बहू थी। 16 साल की उम्र में शादी हुई। ससुराल में रोज ताने, रोज मारपीट। एक रात मेरे पोते ने भी मुझे तालाब की तरफ घसीटा, ठीक वहीं जहाँ कल्याणी मरी थी। नायरा का गला सूख गया। फौरक ये रहा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया, किसी औरत ने। मैंने मुड़कर देखा, भीगी हुई लाल बॉर्डर वाली साड़ी, हाथ में शाखा पोला, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने कहा, तू मर मत अभी, तू जिंदा रह। तू देख इन मर्दों का क्या हाल होगा। मुझे लगा स्वप्न है, पर अगले ही दिन मेरे पोते की लाश तालाब में मिली। इंद्राणी दी की आंखों में नमी आ गई। तब से मैं जिंदा हूँ, पर अकेली।
गांव वालों ने कहा ये घर शापित है, पर मुझे पता है किसी ने मुझे बचाया था। कल्याणी सिर्फ बुरी आत्मा नहीं है नायरा, वो हर उस औरत का गुस्सा है जो चुपचाप मार दी गई। नायरा ने धीरे से पूछा, तो आप उसे रोकती क्यों हैं? क्यों कहती है तालाब मत जाना? इंद्राणी दी ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जहां लाल धागा बंधा था। हर औरत को उसकी जगह देने के लिए शरीर जरूरी नहीं है। कुछ औरतें बस कहानियां बनाकर भी जिंदा रह सकती है। अगर हर कोई शाकचुन्नी बनी फिरती तो दुनिया में कोई औरत बचती नहीं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ उसकी कहानी सुनो, उसकी जगह मत बनो। शाम को मंदिर में छोटी सी आरती थी। हराधन पंडित ने नरम आवाज में कहा, आज रात एक खास पूजा है। गांव के पास देवी के नाम पर दीपदान। तुम रिकॉर्ड कर लो, अच्छा कंटेंट मिलेगा। नायरा नहीं जाएगी, आज नहीं। पंडित ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ फुसफुसाया जिसमें शाकचुन्नी, शांत, बलि जैसे शब्द सुनाई दिए। नायरा को बस इतना समझ आया कि दोनों किसी डील की बात कर रहे थे। रात को किसी ने धीरे से नायरा के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। नायरा ने दरवाजा खोला। मेरे साथ चलो। कहाँ? तालाब। आज शॉप खत्म हो सकता है। पंडित कह रहे हैं अगर आज एक मजबूत माध्यम मिले तो कल्याणी की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मजबूत माध्यम यानी तुम। रात के 12 बजने वाले थे। तालाब के चारों तरफ दिए जल रहे थे। पुरानी बंगाली आरती की धीमी आवाज हवा में तैर रही थी। हराधन पंडित बीच में एक चौकी पर बैठा था। सामने बड़ा सा पीतल का कलश जिस पर लाल कपड़ा और कुछ सफेद चूड़ियां रखी थी। आओ बैठो। नायरा को चौकी के सामने बिठा दिया गया। उसके हाथों में जबरन वो शंखा पोला पहनाए गए जो कल रात उसके बैग में मिले थे। ठंडी चूड़ियों ने उसकी कलाई को जैसे जकड़ लिया। ये क्या है? तुम बस माध्यम हो। हम कल्याणी को तुम्हारे अंदर बुलाएंगे और फिर इस कलश में बांध देंगे। बस थोड़ी देर सह लेना। इंद्राणी दी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तालाब का पानी हल्का हल्का हिलने लगा जैसे हवा तेज हो गई हो। नायरा को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, कई औरतों की एक साथ। मुझे धक्का दिया गया था, मेरे गले में फंदा डाला गया, मेरे पेट में बच्चा था। मुझे कहा गया चुप रहो वरना घर की इज्जत चली जाएगी। ये सब आवाजें उसके सिर के अंदर गूंजने लगी। पंडित और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। आसपास की सभी शाकचुन्नी आत्माएं इस माध्यम में प्रवेश करो, फिर मेरे आदेश से इस कलश में कैद हो जाओ। नायरा को लगा कि जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। सांसें भारी, आंखें धुंधली। अचानक उसके होठ अलग हुए और उसके मुंह से उसकी नहीं किसी और की आवाज निकली। तू हमें फिर से कैद करना चाहता है? हाँ, तुम सबको, ताकि तुम मर्दों को मारना बंद करो। तुमने बहुत आजादी ले ली है, अब तुम्हें फिर से बांधा जाएगा और चाबी मेरे हाथ में होगी। ये सुनकर नायरा के अंदर वाली आवाज हंस पड़ी। तो असली दानव तुम हो हराधन। तुम ही तो हर साल किसी न किसी औरत को बलि कहकर तालाब तक बुलाते हो ताकि उसके डर से सारे गांव की औरतें तुम्हारे आगे झुके, तुम्हें भगवान माने। तुमने मेरे साथ भी यही करना चाहा था ना? मुझे शांत कराने की पूजा में बिठाया था ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे डर में जीती रहूं। पंडित गुस्से से तिलमिला उठा। चुप! तुम सब औरतें बस शरीर हो जिन्हें हम अपनी मर्जी से भरे या बांधे। आज ये लड़की, ये पॉडकास्ट वाली, तुम सबका नया कैद खाना बनेगी। उसने कलश की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे उसे नायरा के सिर पर उड़ेलने वाला हो। ठीक उसी पल
तालाब के बीचों बीच पानी उबलने लगा, जैसे नीचे से कोई ऊपर की तरफ धक्का मार रहा हो। पानी की सतह पर लाल सफेद कुछ दिखने लगा। एक साड़ी का पल्लू, धीरे धीरे भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा पानी से ऊपर उठी। वो थी शाक चुन्नी। लेकिन अजीब ये था कि उसका चेहरा एक नहीं था। कभी वो कल्याणी का लगता, कभी किसी और औरत का, कभी इंद्राणी दी जैसा तो कभी खुद नायरा जैसा। जैसे वो एक नहीं सैकड़ों औरत की मिली जुली परछाई हो। नायरा के भीतर कुछ क्लिक हुआ, जैसे कोई पुराना ताला खुल गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो डर नहीं रही, वो गुस्सा महसूस कर रही है। उसने होठों से फिर वही गूंजती आवाज निकाले। हमने सोचा था हमारी कहानी सुनकर लोग औरतों पर जुल्म बंद करेंगे, पर तुमने तो हमारी कहानी का भी बाजार बना लिया। बलि, पूजा, डर, धंधा। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए। कलश उठा लिया। तुम्हें मेरे आदेश मानने ही होंगे। नायरा अचानक खड़ी हो गई। कलाई पर बंधा लाल धागा खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तुम सोचते हो कि तुम हमें कैद कर सकते हो? पीछे तालाब से निकलती हुई आकृति अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी लग रही थी, जैसे उसकी ही परछाई हो। इंद्राणी दी ने धीरे से फुसफुसाया, कल्याणी। नायरा मीडियम नहीं, हमारी आवाज बनेगी। वो हमें कैद नहीं करेगी, वो हमें सुनेगी और दुनिया को सुनाएगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। उसने कलश को नायरा के सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाया। उससे पहले नायरा ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पंडित की कलाई से तेज जलने की आवाज आई, जैसे किसी ने गर्म लोहे पर पानी डाला हो। उसने चीख मारी। उसी समय तालाब से कई अदृश्य हाथ निकलते हुए महसूस हुए, जिनकी परछाई पानी में दिख रही थी। वो हाथ पंडित के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे तालाब की तरफ खींच रहे थे। इंद्राणी, बचाओ! मैंने तुम्हें भी बचाया था। बचाओ, बचाओ! नहीं, तुमने बस हमें डराया था। आज डर तुम पर है। पंडित का शरीर फिसलता हुआ तालाब की कीचड़ तक गया, पर पानी से निकलते अदृश्य हाथों की ताकत ज्यादा थी। आखिरी पल में उसकी चीख गांव की खामोशी में गूंजती रह गई। फिर वो पानी के अंदर समा गया। तालाब फिर शांत हो गया। दिए हवा में बुझ गए। सिर्फ लाल पल्लू का एक कोना पानी में तैरता दिखा और फिर वो भी डूब गया। सुबह होते होते सब कुछ जैसे सामान्य हो गया हो। गांव वालों ने सुना कि हराधन पंडित रात को पैर फिसलने से तालाब में डूब गया। इंद्राणी दी ने नायरा को स्टेशन तक छोड़ने का इंतजाम किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। ये है पाटोला तालाब की कहानी। शाकचुन्नी जो कभी सिर्फ कल्याणी थी, जो हर उस औरत का गुस्सा बन गई, जिसकी आवाज़ दबा दी गई। पर यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं है। ये कहानी उन सब की है जो आज भी जिंदा होकर डर में जी रहे हैं। शायद अब शाकचुन्नी किसी को पानी की तरफ घसीटने नहीं आएगी। शायद अब वो माइक के जरिए बोलेगी। उसने रिकॉर्डर बंद किया, या उसे लगा कि उसने बंद किया। ट्रेन में बैठते समय इंद्राणी ने उसकी तरफ देखा। तुम सुनोगी हमारी बाकी कहानियां भी? जरूर। इंद्राणी की आंखों में कुछ था, आशीर्वाद या चेतावनी, समझ नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में अकेले बैठे हुए नायरा ने रिकॉर्डर चेक करने के लिए प्ले दबाया। पहले तो उसकी खुद की आवाज आई, जैसा उसने स्टेशन पर बोला था। फिर अचानक बीच में रिकॉर्डिंग में एक दूसरी आवाज आ गई, जो उसने कभी बोला ही नहीं था। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर
शायद मैं अकेली नहीं हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। सन 1980 जिम कॉर्बेट पार्क। हमें एक गाड़ी जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जाती दिखाई देती है, जिसमें 2 फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हैं, एक रविकांत और दूसरी माया। जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। माया डरते हुए, सर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? रात इतनी गहरी है, शेर के भी दहाड़ने की आवाज आ रही है। शेर गुस्से में लग रहा है। मिस माया, अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो यहाँ काम कैसे करोगी? और रही रात की बात, यहाँ हर काम रात में ही करना पड़ता है, क्योंकि जानवर दिन में छुप जाते हैं, समझी? रवि और माया दोनों अब गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल बहुत डरावना लग रहा है। जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। शेर की दहाड़ अलग सुनाई दे रही है। ये शेर हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। शेर सीधा हमला करता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी माया को दूर एक औरत का काला साया खड़ा नजर आता है। सर वो देखिए, जंगल में हमारे अलावा भी कोई और है। रवि को वहां कुछ नहीं दिखाई देता। वहां तो कुछ नहीं है। लगता है तुम बहुत डर गई हो माया। खुद पर विश्वास रखो। यहां जिंदगी और मौत दोनों का कुछ पता नहीं रहता। मेरे पीछे चलो। ये एक पागल शेर है। इसका जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर इसने हम पर हमला किया तो इसे मरना होगा। तभी माया देखती है 2 चमकती हुई आंखें कुछ दूरी पर खड़ी हैं। शेर उसे घूर रहा है, लेकिन उसका शरीर नहीं दिख रहा। सर ये रहा वो शेर। तुम डरो मत माया। लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। साल बाद 4 टूरिस्ट कशिश, राज, राहुल और पायल जिम कॉर्बेट घूमने आए हैं। उनको एक गाइड भी मिलता है जिसका नाम बसंत है। पता है कितने सालों के बाद ये पार्क खुला है? पता है? पर ये बंद क्यों हुआ था? अरे यार, यहाँ काफी हमले हुए जानवरों के लोगों पर, इसीलिए सरकार ने कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया था। अरे ये सब छोड़, हमारा गाइड कहाँ है? क्या आता ही होगा, 2 मिनट रुकते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उन लोगों के पास रुकती है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम बसंत है, मैं आपका गाइड हूँ। गाइड? हाँ भैया, चलें अब शेर देखने चलें? हाँ आ जाइए, गाड़ी में बैठिए, आइए। सब लोग बसंत की गाड़ी में बैठ जाते हैं और जीप जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर दाखिल हो जाती है। गाड़ी चलते वक्त जंगल में से कुछ लोगों के रोने की आवाज आती है। बसंत जी, ये कौन रो रहा है? ये सर जी, ये लोमड़ियां हैं। क्या है ना, ये किसी की भी आवाज निकाल लेती हैं। यहाँ कई बार लोगों को छल लग जाता है यहाँ, और वो इनके शिकार बन बैठते हैं। शिकार लोमड़ियों के? मैडम जी, एक बार जंगल में जाओगे तो सारे जानवर मिलेंगे। ये पार्क अपने रहस्यों के लिए मशहूर है। भाई ये बताओ, शेर हमें कब तक दिखेगा? बस गाड़ी चल रही है साहब, देखो कहीं भी दिख सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। क्या हम शेर के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल, एक क्लोजअप शॉट। तभी सबको जंगल में एक लाश पड़ी दिखती है जिसका सर धड़ से अलग है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। बाकी सारे दोस्त भी डर जाते हैं। कोई जहाँ लगता है ये शेर का शिकार बन गया। ये तो दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा है।
क्या हम वापस चलें? अरे नहीं यार, अब आए तो थोड़ा तो घूमेंगे। बसंत जी, क्या हम पर भी शेर हमला करेगा? अरे नहीं साहब, ये तो कोई गांव का ही बंदा लग रहा है। आप डरो मत, मैं आपके साथ ही हूँ। चारों दोस्त जंगल के और अंदर चले जाते हैं। मौसम भी अब खराब होने लगता है। अचानक से बादल गरजने लगते हैं। ये क्या, ऐसा लगता है बारिश होने वाली है। इस जंगल में कहीं ठहरने की जगह भी नहीं होगी। एक जगह है साहब, हमें वहीं चलना होगा। कौन सी जगह? यही पास में ही जो है एक पुराना गेस्ट हाउस है साहब, हम वहाँ रुकेंगे हैं। हाँ जल्दी चलो। सभी लोग रेस्ट हाउस में रुकते हैं। और शाम हो जाती है। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी है। बारिश बहुत तेज हो रही है, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। हम सब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? कल सुबह? क्या मतलब? हम रात इस खतरनाक जंगल में गुजारेंगे? अरे पागल हो गए हो क्या? बारिश रुकते ही हमें वापस लेके चलो, समझे? अरे ताजू, यहाँ रुकने से ज्यादा खतरनाक रात का सफर है। हाँ, मैं नहीं चला सकता गाड़ी वाड़ी। हाँ, आज रात तो यहीं रुकेंगे, मैं बता रहा हूँ। देखो ज्यादा मत बोलो, समझे? हमें बेवकूफ मत बनाओ। अरे राहुल, छोड़ना उसे, छोड़, गुस्सा ठंडा कर। रुक जाते हैं यार आज रात, कल निकल जाएंगे ना। सभी रात में सोने चले जाते हैं। देर रात राहुल सो रहा है। बिजली कड़क रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है। तभी कमरे की खिड़की अचानक हवा से खुल जाती है और राहुल उठता है। कौन है? कौन है? राहुल को खिड़की के बाहर बसंत का चेहरा दिखाई देता है, जो खून से लथपथ है। राहुल चिल्लाते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां बाकी सब सो रहे हैं। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार, मैंने उधर बसंत के भूत को देखा यार। तभी बसंत बाहर से कमरे के अंदर आता है। ओ जी भाई साहब, मैं बाहर गया था, गाड़ी स्टार्ट करके गर्म कर रहा था। वो क्या है ना, कई बार पानी चला जाता है ना गाड़ी में, इसीलिए। कशिश और पायल भी उठ जाती हैं। राज, इसका भरोसा मत कर, ये कोई इंसान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये भूत है। अरे ये तू क्या बोल रहा है यार? अरे यार, इसे बाहर निकाल, मैं बोल रहा हूं ना। अरे ओ भाई साहब, ओ भूत किसे बोल रहे हो? हैं? किसे बोल रहे हो भूत? ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ दरवाजा खोलो भाई साहब। अरे वो मुझे मार देगी भाई साहब। नहीं, यार ये इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? अबे एकदम से सन्नाटा भी हो गया। अबे क्या पता तुझे वहम हुआ हो, उसे बाहर जंगली जानवर मार देंगे यार। अरे यार, तो क्या हम उसे अंदर बुला लें क्या? हाँ, हट तू, दरवाजा मैं खोलता हूँ। जैसे ही राज दरवाजा खोलता है, सबकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उनके सामने बसंत की सरकटी लाश आकर गिरती है। चारों दोस्त जल्दी से रेस्ट हाउस का दरवाजा बंद करते हैं। देखा मैंने सच कहा था ना, किसी ने उसे मार दिया यार। सुन, इस वक्त हमें रोना नहीं है, समझा? हिम्मत से काम लेना होगा, समझा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम जाएंगे भी कहाँ? बाहर तो इतना खतरा है। अब क्या करें? वो दरवाजे पर है, वो शेर हमें मार देगा यार। सुन, हमें यहाँ से जाना होगा, वहां पीछे एक खिड़की है, चलो भागो। देखो, वो रही हमारी गाड़ी। चलो सब वहां चलो।
सारे दोस्त गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी कशिश का फोन पीछे गिर जाता है। मेरा फोन कहीं गिर गया। सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं। कशिश पीछे रह जाती है। तभी कशिश के फोन पर एक कॉल आती है, जिससे कशिश को अपना फोन दिखाई देता है। ये रहा, मिल गया। मौत। कशिश सामने देखती है। उसके सामने दो लाल आंखें चमक रही हैं। एक काला साया उसे घूर रहा है। काला साया उस पर हमला करता है। पायल को कशिश की आवाज सुनाई देती है। पायल रोते हुए, राहुल, राज, वहाँ कशिश है। पायल वहां मत जा, शायद कशिश उस शेर का शिकार बन गई। आके गाड़ी में बैठ यार। पायल रोते हुए गाड़ी में बैठती है। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश अब बंद हो चुकी है और तीनों दोस्त अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यार हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा यार? वही मैं सोच रहा हूँ यार, गाड़ी में फ्यूल भी ज्यादा नहीं है। हमारी एक दोस्त भी हमने खो दी। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि कशिश ठीक हो यार। मैं भी। राज, क्या मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल पायल। क्या गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं? मुझे बाथरूम जाना है। क्या पागल है क्या? गाड़ी यहाँ रोकना खतरे से खाली नहीं है, समझी? रोक ले यार, मुझे भी जाना है। चलो ठीक है, पर बहुत ध्यान से। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, समझे? राज गाड़ी रोकता है। पायल और राहुल गाड़ी से उतरकर अलग अलग झाड़ियों में जाते हैं। राज गाड़ी में ही इंतजार कर रहा है। तभी राहुल राज की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। बड़ी जल्दी हो गया तेरा। पायल भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। चलो दोस्तों, यहाँ से निकले। गाड़ी जाने के बाद हमें राहुल की खून में लथपथ लाश झाड़ियों में पड़ी दिखती है। राहुल अब गाड़ी में चुपचाप बैठा है, जो राज को थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ राहुल, तू बड़ा चुपचाप बैठा रे? राज, तू ये कैसी बातें कर रहा है? हमारी एक दोस्त गायब है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। क्या बताएं तुझे, कैसा लग रहा है हमें? कशिश मेरी भी दोस्त थी, लेकिन तू बता अब क्या कर सकते हैं? सही रहेगा हम बात ना ही करें, इस जंगल से बाहर जाए पहले। सामने चौराहा आ जाता है। राज गाड़ी रोकता है। ओह शिट, ओह नो, सामने 4 रास्ते हैं। अब मैं नहीं जानता कि कौन सा सही है। गलत लिया तो पता नहीं क्या होगा यार। शायद हमें लेफ्ट लेना चाहिए। तभी राहुल धीमी आवाज में बोलता है, यहां से सीधा लो, मुझे रास्ता याद है। हैं? तुझे रास्ता कैसे याद है रे? तू पहले यहां आया क्या? हम यहीं से तो आए थे राज, क्या पता उसे कुछ याद हो। राज गाड़ी सीधे रास्ते पर ले लेता है। थोड़ा अंदर आने पर पायल की नजर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर जाती है, जिसमें राहुल नहीं दिख रहा। पायल समझ जाती है कि ये राहुल नहीं है। राज, गाड़ी वापस ले, हम गलत जा रहे हैं। क्या? मैंने कहा गाड़ी वापस ले, ये गलत रास्ता है। राज चिढ़ते हुए गाड़ी रोकता है। क्या बोल रही हो? पहले तुम दोनों ने ही बोला था ना इस रास्ते पर गाड़ी लेने को। ज्यादा हो रहा तो तुम में से ही कोई चला लो गाड़ी। राज, ये राहुल नहीं है। राहुल नहीं है? राज राहुल की तरफ देखता है। राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। काले पंछी आसपास उड़ने लगते हैं।
पायल को रास्ते में पेड़ पर राज का कटा हुआ सर लटका दिखाई देता है, जिससे खून बह रहा है। राज, नहीं। पायल भागते हुए उसी चौराहे पर आ जाती है। पायल को एक औरत दिखती है। सुनिए बहन जी, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगी। डरो मत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मेरा नाम माया है, मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है, तुम चलो मेरे साथ। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया। वो कौन है? वो सिंधिया का भूत है। जो उसके रास्ते पर जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। बाद में मरने वाले की लाश को शेर खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी कि अब मेरे दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे? तू जिंदा है ना, ये शुक्र मना। सिंधिया की कहानी बहुत लंबी है, सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। माया और पायल चलते हुए सिंधिया की कहानी के बारे में बात करते हैं। तीस साल पहले इस जंगल के पास ही के गांव में एक लड़की रहा करती थी, जिसका नाम सिंधिया था। सिंधिया की रुचि बचपन से ही जादू टोने में थी, इसलिए उसने गांव कम उम्र में ही छोड़ दिया और वो इस जंगल में आकर रहने लगी। हमें सिंधिया जंगल में जादू टोना करती दिखाई देती है। कुछ शेर उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हैं और सिंधिया उन शेरों को अपने वश में कर लेती है। सिंधिया हंसते हुए चिल्लाती है, अब ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ की रानी। पूरे जंगल में सिंधिया की हंसी गूंजती है। फिर एक रात एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने एक साथी के साथ एक शेर का शिकार करने आता है। डरना नहीं, डरोगी तो जंगल के शेर खा जाएंगे तुम्हें। सर, मुझे डर लग रहा है, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? तभी लेडी को शेर दिखता है। सर, वो देखिए, वो रहा शेर। ऑफिसर शूट करते हैं, लेकिन एक औरत के चीखने की आवाज आती है। सर, औरत के चीखने की आवाज कहाँ से आई? आगे चलकर देखना पड़ेगा कि ये अजीब सी आवाज किसकी थी। लेडी और ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरत को गोली लगी है और वो जमीन पर पड़ी है। मैं मरूंगी नहीं, बल्कि इस जंगल में शेर बनकर घूमूंगी। इस जंगल पर मेरा ही राज होगा, सिंधिया का राज। सिंधिया मर जाती है। तभी जंगल का आखिरी कोना आ जाता है। माया सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जाओ लड़की, तुम्हारी मंजिल आ गई है, यहाँ जंगल खत्म होता है। पायल आगे बढ़ती है। फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां से माया गायब हो चुकी है। तभी पायल को एक टेम्पो आता दिखता है, जिसमें पायल बैठी है। अरे समझा मैं तुम्हारी कहानी, बहुत फेमस है ये। क्या फेमस है? अरे ये सोचो तुम बच गई, वरना सिंधिया के इन आदमखोर शेरों से कोई नहीं बच पाता। हाँ, सही वक्त पे तुम्हें माया मिल गई। कौन थी वो माया जो एक पल में गायब हो गई? माया एक औरत की आत्मा है जो इस जंगल में लोगों को बचाती है सिंधिया के भूत से। हाँ, अगर वो तुम्हें नहीं मिलती तो तुम भी मारी जाती भाई। क्या कहा? वो एक आत्मा थी, पर वो तो मेरे साथ यहाँ तक आई। अगर वो आत्मा थी तो उसकी मौत कैसे हुई? ड्राइवर हंसते हुए कहानी बताता है। रविकांत और माया सिंधिया की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। इसकी लाश को जला देते हैं, नहीं तो हमारी नौकरी तो जाएगी और हो सकता है हमें इसके कत्ल की सजा भी मिले।
सर, मैंने थोड़ी मारा इसे, गोली तो आपने चलाई है, आपको होगी सजा। सजा तो तब होगी जब कोई गवाह होगा। रविकांत की आंखें लाल हो जाती हैं। क्या मतलब? माया के सर में एक गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। गोली रविकांत ने चलाई है। अरे, ये मैंने क्या किया? मुझसे ये गोली कैसे चली? रविकांत सिंधिया की लाश को देखता है जो वहां नहीं है। सिंधिया की लाश कहाँ गई? अभी तो यही थी। पीछे से आवाज आती है, पीछे मुड़। जैसे ही रविकांत मुड़ता है,